हाय गाइस, वेलकम टू लेक्चर नंबर 16 फॉर मैक्रोइकोनॉमिक्स। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स के लास्ट टॉपिक को कवर करेंगे। तो कि पहला टॉपिक होगा कि एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट को कैसे डिटरमाइन किया जाता है क्लासिकल थ्योरी के अंदर, जो कि हमारा मेन मुद्दा था। और दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो होगा कि क्लासिकल थ्योरी का कोलैप्स हमें क्यों देखने को मिला, क्लासिकल थ्योरी आज के टाइम पे इतनी प्रेवलेंट क्यों नहीं है। हाय गाइस, मेरा नाम है श्रेयांकित त्यान और मेरे चैनल के अंदर हम माइक्रोइकोनॉमिक्स के बहुत सारे टॉपिक्स कवर करते हैं इन शॉर्ट वीडियोस के अंदर। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। So, before we start with the determination of employment and output कि क्लासिकल थ्योरी के अंदर इनको डिटरमाइन कैसे किया जाता है, आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जब भी क्लासिकल थ्योरी की बात होती है तो उसके अंदर तीन चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि हमने पिछले लेक्चर में कवर की है। सबसे पहला होता है एवरेज प्रोडक्शन फंक्शन। व्हाट इज एवरेज प्रोडक्शन फंक्शन? जो कि आपको बेसिकली ये बताता है कि अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो आपका आउटपुट भी बढ़ता है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जब वर्क लेजर ट्रेड ऑफ होना स्टार्ट होता है। इसको आप प्रॉपर्ली समझना चाहते हैं तो लेक्चर नंबर 15 देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरी चीज आती है जिसको हम बोलते हैं लेबर की सप्लाई, और तीसरी चीज आती है जिसको हम बोलते हैं लेबर की डिमांड। पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3, सप्लाई और डिमांड, दोनों को अगर हम एक साथ पढ़ते हैं तो इसको बोला जाता है लेबर मार्केट। इसके अंदर जो भी ये भी हमने सेम चीज लेक्चर नंबर 15 के अंदर कवर करी है। लेबर डिमांड जो है, अब देखिए लेबर डिमांड को आपको अगर आपको समझना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्लासिकल थ्योरी के अंदर एक अजम्पशन थी। वो अजम्पशन ये बोलती है कि जो आपकी टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी आपको ऑलरेडी गिवन है। उस टेक्नोलॉजी के अंदर शॉर्ट रन के अंदर कोई भी ज्यादा चेंजेस नहीं आते, कांस्टेंट रहती है। तो लेबर डिमांड डिटरमाइन करती है कि आपके नए लेबर के आने की वजह से आपके प्रोडक्शन में कितना बेनिफिट होगा, तभी आप लेबर की डिमांड करेंगे। अगर आपके लेबर के आने की वजह से आपकी फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन नहीं होगी तो आप उसके लेबर की डिमांड भी नहीं करेंगे। और प्रोडक्शन मोर और लेस इस चीज पे भी डिपेंड करती है कि आपके पास टेक्नोलॉजी क्या है। सो लेबर डिमांड, अगर हम ध्यान से समझें क्लासिकल थ्योरी को तो ये पता लगता है कि लेबर डिमांड, क्योंकि टेक्नोलॉजी मेरी कांस्टेंट है, क्योंकि टेक्नोलॉजी मेरे पास गिवन है, तो लेबर डिमांड भी मेरे पास गिवन होगी। दोनों की दोनों कांस्टेंट होगी, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। इसको बोला जाता है डेटा का कॉन्सेप्ट। खैर उस पे हम रुक कर आते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर हमें एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट डिटरमाइन करना है यूजिंग द क्लासिकल थ्योरी, तो वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट और उससे रिलेटेड वेज रेट। उसको डिटरमाइन करने के लिए लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। इस चीज के जो ग्राफ अगर आप समझना चाहते हैं, अगेन लेक्चर नंबर 3 के अंदर आप जा सकते हैं। लेबर सप्लाई और लेबर डिमांड का ग्राफ जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वो आपका बन जाता है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और उस लेवल पे जो वेज रेट है वो आपकी बन जाती है इक्विलिब्रियम वेज रेट। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता है कि जो लेबर सप्लाई का जो ग्राफ है वो आपका अपवर्ड जाता है, लेकिन एक पॉइंट पे आके इट स्टार्ट्स टू बेंड बैकवर्ड्स। यहाँ पे वो पॉइंट है जहां पे जब आप लेबर को इंट्रोड्यूस करेंगे, सॉरी ये वो पॉइंट है जहाँ पे वेज रेट बढ़ाने की वजह से आपकी लेबर सप्लाई नहीं बढ़ती है। रीजन, क्योंकि अब वर्कर अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, उसको ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, तो वो अपनी लेबर सप्लाई भी कम कर देगा। देयरफॉर यहाँ पे जब आपको एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिलती है कि वो कांस्टेंट हो जाती है। इनफैक्ट इट स्टार्ट टू गिव यू नेगेटिव रिटर्न। और यहाँ पे हम लेके चलते हैं रियल वेजेस, कि वेजेस बढ़ने की वजह से नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आपकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। अगर आप देखेंगे तो आपको जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन एक पॉइंट पे आके वो क्या हो जाता है, बेंड कर जाता है पीछे की तरफ। उसका रीजन यही है, यहाँ पे काम कर रहा है आपका वर्क लेजर ट्रेड ऑफ। अगेन इसको जानने के लिए पिछला लेक्चर आप देख सकते हैं। सो दिस इज माई सप्लाई ऑफ लेबर का ग्राफ, एंड सिमिलरली देर इज अ डिमांड का ग्राफ जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? क्योंकि सिंपल सीधी बात है, जैसे जैसे मेरी रियल वेजेस कम होती है, मैं एज अ फैक्ट्री लेबर की डिमांड ज्यादा करता हूँ, क्योंकि कॉस्ट एफिशिएंसी आ जाती है कि भाई कम प्राइस पे सेम लेबर अवेलेबल है, तो आई डिमांड मोर। नॉर्मल आपका सप्लाई और डिमांड के रूल्स इसके ऊपर भी लगते हैं। अगर मैं वेजेस को प्राइस मान के चलूं और लेबर को कमोडिटी मान के चलूं, तो सेम जो लॉ के और डिमांड के लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ सप्लाई है, उसके रूल्स यहाँ पे भी लगते हैं। जिस पॉइंट पे ये जो ग्राफ इंटरसेक्ट करते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट है, इसको मैंने नाम दे दिया ई। ई पॉइंट पे जो आपकी वेजेस निकल कर आती है और इस पॉइंट पे जो हमारे पास एम्प्लॉयमेंट निकल कर आती है, वो आपकी बन जाती है वेज रेट। ये 0 पॉइंट है और ये आप मान लीजिए पॉइंट है एल। सो ये जो ओआर लेवल है, ये आपका वेज रेट का लेवल है जो कि इक्विलिब्रियम लेवल पे है। इक्विलिब्रियम पे अगर आपकी इकोनॉमी है तो दिस इज द वेज रेट। और ओएल का जो लेवल है, ये आपका लेवल है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बट यहाँ से आउटपुट तो निकला नहीं। यहाँ से आपको ये तो पता लग गया कि आपकी इक्विलिब्रियम पे व्हाट शुड बी योर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और ये फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है एज पर दी क्लासिकल थ्योरी। अगर आउटपुट का आपने इक्विलिब्रियम लेवल निकालना है तो इसी के नीचे वी हैव टू ड्रॉ
एग्जैक्टली एवरेज प्रोडक्शन फंक्शन का ग्राफ। एवरेज प्रोडक्शन फंक्शन का जो ग्राफ है वो क्या कहता है कि आपकी अच्छा लेट जस्ट नेम दी वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। एवरेज प्रोडक्शन फंक्शन का जो एक्स एक्सिस है उसके अंदर भी एम्प्लॉयमेंट आती है और इस एम्प्लॉयमेंट से प्रोड्यूस होने वाला जो आउटपुट है, प्रोडक्ट का आउटपुट है या जो भी आउटपुट है उसका रियल आउटपुट बोल सकते हैं, वो वाई एक्सिस पे आता है। एवरेज प्रोडक्शन ये कहता है कि भाई जैसे जैसे आप अपनी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाओगे तो आपका आउटपुट भी बढ़ेगा, बट देयर विल कम अ टाइम जब आपका जो एम्प्लॉयमेंट है वो पीक लेवल पे पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आपके पास डिमिनिशिंग रिटर्न आना स्टार्ट हो गया। हायरिंग मोर पीपल विल नॉट हेल्प यू टू गेन मोर आउटपुट, क्योंकि आप ऑलरेडी अपने पीक लेवल पे पहुंच चुके हो। अब ज्यादा बंदे हायर करने से आपको नुकसान ही होगा, आपको फायदा कुछ नहीं होगा। सो टू फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, मैं इसी लाइन को आई जस्ट ड्रॉ डाउन, मैं इसी पॉइंट को नीचे एक्सटेंड करूंगा और जिस पॉइंट पे ये मेरे एवरेज प्रोडक्शन फंक्शन के ग्राफ को इंटरसेक्ट करता है, लेट्स नेम दैट पॉइंट आर। आर पॉइंट पे देखिए एम्प्लॉयमेंट लेवल तो सेम रहेगा, इसको मैं एल स्टार दे देता हूँ, तो ये तो सेम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, वो तो होना ही था। ये जो पॉइंट है लेट्स नेम इट पॉइंट 5, तो दिस लेवल इज माय इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। इतना आउटपुट निकालने के लिए मुझे इतनी एम्प्लॉयमेंट करने की जरूरत है, दैट इज ओ वाई इज व्हाट इज माय इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट एंड ओ एल, आप ऊपर से देखिए नीचे देखिए, इट इज माय इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो कि आप ये बोल सकते हैं फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है एज पर द क्लासिकल थ्योरी। सो यूजिंग द एवरेज प्रोडक्शन फंक्शन, लेबर सप्लाई एंड लेबर डिमांड, दिस इज हाउ वी फाइंड आउट क्लासिकल थ्योरी के अंदर कि आपके पास इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट कितना है और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इससे आपको क्या पता लगा कि क्लासिकल थ्योरी के अंदर दोनों की दोनों इक्विलिब्रियम आउटपुट और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट साइमल्टेनियसली डिसाइड होते हैं। इनको निकालने का कोई अलग मैकेनिज्म नहीं होता, दे आर बोथ डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली। इसके अंदर आपको एक जरूरी चीज है जो कि क्लासिकल थ्योरी का मेन फीचर भी बोला जाता है, लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो क्लासिकल थ्योरी का जो मेन फीचर है, मेन फीचर, इफ यू रिकॉल, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जो आपकी डिमांड है, डिमांड भी मोर और लेस, लेबर डिमांड भी मोर और लेस टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट होती है, और क्योंकि हमारी अजम्पशन है टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है तो लेबर डिमांड भी कांस्टेंट होती है। इसका मतलब लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम, एलएम का जो इक्विलिब्रियम है वो एक तो लेबर डिमांड डिसाइड करती है और लेबर सप्लाई डिसाइड करती है। लेकिन इनमें से जो लेबर डिमांड वाला कंपोनेंट है ये तो मैंने क्या मान लिया, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके पास जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। भाई लेबर मशीन पे बैठकर तो काम करेगा, और वो मशीन ही अगर आपके पास कांस्टेंट मान ली गई है कि उस मशीन के अंदर इनोवेशन नहीं हो रही, तो कितनी भी लेबर बिठा दो, प्रोडक्शन तो उस मशीनरी के थ्रू ही होगी। दिस डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी लीड्स कि आपके पास जो लेबर की डिमांड है वो भी क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। कांस्टेंट बोल लीजिए या इट्स अ गिवन फैक्ट, हालांकि गिवन फैक्ट शुड बी द राइट वर्ड, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, गिवन फैक्ट आपको पहले से पता है कि भाई इतनी डिमांड होगी, अगर लेबर आएगा तो इतनी मेरी प्रोडक्शन होगी, सो इट्स ऑलरेडी नॉन फैक्ट टू यू। व्हाई? बिकॉज टेक्नोलॉजी इज अ गिवन फैक्ट, कि भाई आपको पता है आपके पास मशीनरी की कैपेबिलिटी क्या है। इस चीज को बोला जाता है डेटा। डेटा का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो आपको ऑलरेडी पता है, विच इज अ नोन फैक्ट टू यू। मुझे नहीं पता कि कितनी वेज रेट पे कितनी लेबर सप्लाई होगी, लेकिन मुझे ये पता है कि जो लेबर मेरे पास काम करने आएगी वो लेबर मुझे क्या आउटपुट निकाल के देगी। अगेन अगर आपको पुराना वाला लेक्चर आपने देखा है, नहीं देखा तो प्लीज उसको जाके देखिए। लेबर डिमांड किस पे डिटरमाइन करती है, मोर और लेस लेबर डिमांड डिटरमाइन करती है कि एक फैक्ट्री लेबर को डिमांड क्यों करे, समथिंग विच इज नोन एज एमपीपी ऑफ लेबर, दैट इज मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, कि लेबर के आने की वजह से मेरी प्रोडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, और प्रोडक्टिविटी इन टर्न डिपेंड करती है टेक्नोलॉजी के ऊपर जो कि एक गिवन फैक्ट है। तो लेबर डिमांड भी एक गिवन फैक्ट हो जाती है। दिस मीन्स क्लासिकल थ्योरी के अंदर, अब यहाँ से मेरे ख्याल से आप शायद थोड़ा कनेक्शन बिठा पा रहे हो कि मेन फीचर क्या है क्लासिकल थ्योरी का। क्लासिकल थ्योरी ये बोलती है कि जो आपकी डिटर्मिनेशन है इक्विलिब्रियम आउटपुट की और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट की, वो मोर और लेस डिपेंड करती है लेबर सप्लाई के ऊपर। एंड दिस इज द मेजर फैक्ट जो कि आगे जाके क्लासिकल थ्योरी के डाउनफॉल का भी रीजन बनेगा, कि क्लासिकल थ्योरी कोलैप्स कर जाती है क्योंकि क्लासिकल थ्योरी इस मेन फीचर पे काम कर रही है कि लेबर सप्लाई है आपकी मार्केट में जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन कर रही है एंड इन टर्न इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट को डिटरमाइन कर रही है।
So let's start with the last topic of our classical theory of macroeconomics, जो कि है कि why did classical theory collapsed। आज के टाइम पे क्लासिकल थ्योरी को इतनी तवज्जो क्यों नहीं दी जाती, हम उसका रीजन देखेंगे। तो बहुत ही सिंपल रीजन है। बेसिकली क्लासिकल थ्योरी जिन लोगों ने दी थी, उन लोगों ने कभी भी क्लासिकल थ्योरी को एक रिगरस मैकेनिज्म से नहीं गुजरते देखा। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जब पहला विश्व युद्ध हुआ था, जिसका जो स्टार्टिंग पीरियड है वो 1914 से लेके 1918 तक है, ठीक है। उसके बाद वेस्ट के अंदर, अमेरिका, यूरोप वगैरह के अंदर हमें देखने को मिला था ग्रेट डिप्रेशन। ये ग्रेट डिप्रेशन का जो पीरियड है, बहुत नुकसान हुआ था। अमेरिका के अंदर आउटपुट कम हो गया था, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई थी, बहुत सारे नेशंस का जीएनपी वगैरह कम हो गया था, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कम हो गया था, इनकम कम हो गई थी। आप बेसिकली मान सकते हो कि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी, इनकम खत्म हो चुकी थी, डिमांड बिल्कुल नहीं थी। जिसका पीरियड था 1929 से लेके ऑलमोस्ट अ डेकेड, इट टुक अ डेकेड फॉर कंट्रीज टू कम आउट ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन। ये जो बीच में 9-10 साल का पीरियड है, ये जो पीरियड था, दिस वाज द बेस्ट पीरियड फॉर अ परफेक्ट कंपटीशन। अगर आप इस बीच के पीरियड का डेटा उठा के देखेंगे, तो 1918 से लेके 1929 का जो ये डेकेड था, ये आप ये मान सकते हैं कि क्लासिकल थ्योरी के लिए सबसे बेस्ट पीरियड था फॉर क्लासिकल थ्योरी टू ग्रो। क्योंकि यस, दिस वाज अ पीरियड वेयर यू कुड फाइंड अ परफेक्ट कंपटीशन इन द मार्केट। बहुत सारे सप्लायर थे, बहुत सारे और बहुत सारे डिमांड करने वाले थे, ओपन मार्केट थी। इसके बावजूद अब क्लासिकल थ्योरी की जो मेन फंडामेंटल सोच थी, वो तो यही बोलती थी कि भाई मार्केट तो परफेक्ट है, और क्योंकि मार्केट परफेक्ट है तो ये हमारे पॉस्टुलेट्स हैं। इसके बावजूद भी ग्रेट डिप्रेशन क्यों आया? एंड दैट इज द रीजन यू सी क्लासिकल थ्योरी के फंडामेंटल्स कोलैप्स होना स्टार्ट हो गए। कि इवन दो this 10 years, 11 years was the best period for classical theory to grow, for classical theory to strengthen. In spite of that, you have to suffer the West countries, America, Europe, all the nations which were involved in First World War majorly, they had to suffer Great Depression. Let's break down this theory. If you remember, there were certain postulates in classical theory. उनमें से हम 2-3 postulates के ऊपर ध्यान देंगे, 2 postulates पे ध्यान देंगे बेसिकली, और सेज लॉ के ऊपर ध्यान देंगे। तो क्लासिकल थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या कहते हैं? एक तो पोस्टुलेट्स यही था, एक्चुअली पोस्टुलेट्स तो बने इसी बेसिस पे थे कि परफेक्ट कंपटीशन है। एक पोस्टुलेट कहता था कि भाई आपकी जो इकोनॉमी है, वो हमेशा इक्विलिब्रियम पे रहेगी। मतलब आपकी डिमांड और आपकी सप्लाई हमेशा बराबर रहेगी, इक्विलिब्रियम रहेगा मार्केट। और अगर बीच में डिसइक्विलिब्रियम आता है, तो वो एक ट्रांजिटरी फिनोमेना है, आउटसाइड फैक्टर की वजह से है, एक्सोजीनियस फैक्टर बोलते हैं जिसको हम, और वो टेम्पररी है, ठीक हो जाएगा। और दूसरा, फुल एम्प्लॉयमेंट। अभी भी हमने जब पर अपना इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट निकाला था, तो वो भी हमने फुल एम्प्लॉयमेंट मान के चला था। क्यों? क्योंकि पोस्टुलेट से ये बोलता है क्लासिकल थ्योरी का कि भाई आपकी इकोनॉमी में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगी। जितनी लेबर डिमांड है उतनी, सॉरी, जितनी लेबर सप्लाई है उतनी लेबर डिमांड होगी, क्योंकि लेबर डिमांड तो कांस्टेंट है। और सेज लो क्या कहता था? अगेन इंपॉर्टेंट है। सेज लो क्या कहता था कि भाई सप्लाई जो है क्रिएट करती है अपनी खुद की डिमांड, सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड। कि भाई आप जितना भी सप्लाई करो, मार्केट के अंदर हमेशा डिमांड रहेगी उस चीज की। इफ यू सप्लाई मोर लेबर, there will be always be demand for that labor. These are the fundamentals which we saw broke down during the Great Depression. Even though Great Depression से पहले वाले 10 साल was the best period for classical theory. For example, सबसे पहले हमने देखा कि even though Great Depression हुआ, डिसइक्विलिब्रियम आया, डेकेड लग गया उस डिसइक्विलिब्रियम को ठीक होने के लिए। इसका मतलब इन लॉन्ग रन, इवन दो आप क्लासिकल थ्योरी को मान के चल रहे हैं, आपकी मार्केट में डिसइक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है। फिर फुल एम्प्लॉयमेंट में आते हैं, हमने क्या पढ़ा था कि भाई कितनी भी लेबर सप्लाई कर दो, देयर विल बी ऑलवेज बी अ डिमांड फॉर दैट लेबर, इसलिए हम बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट है। लेकिन हमने ग्रेट डिप्रेशन में क्या देखा कि लेबर की सप्लाई अवेलेबल है, और एट दैट गिवन वेज रेट, लोग तैयार हैं उस वेज रेट पे काम करने के लिए, बट नो डिमांड, उस लेबर की डिमांड ही नहीं थी, देयर वाज नो डिमांड फॉर दैट लेबर। This means your idea of full employment, your theory of full employment also failed.
फिर तीसरी बात आते हैं सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। फैक्ट्रीज के पास बहुत सारा सामान था बेचने के लिए, लेकिन उनकी मार्केट में डिमांड हो ही नहीं रही थी, कोई खरीदने वाला नहीं था। इसका मतलब सेल्स लो भी कहीं न कहीं पीछे हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट प्रोलॉन्ग्ड हो गई, लंबी अनएम्प्लॉयमेंट चल गई। मार्केट में डिसइक्विलिब्रियम रहा और बहुत ही लंबे पीरियड के लिए रहा। सप्लाई थी लेबर की, लेकिन और वो उस वेज रेट पे विलिंग भी थी काम करने के लिए, लेकिन हमने क्या देखा कि भाई उस लेबर की डिमांड नहीं थी। ये फैक्ट है, उस 10 साल का फैक्ट है ये। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सप्लाई थी, फॉर एग्जांपल कैपिटल की सप्लाई थी। लोग पैसा लगाना चाहते थे फैक्ट्रीज के अंदर, लेकिन फैक्ट्री डिमांड ही नहीं कर रही थी, क्योंकि फैक्ट्री प्रोडक्ट बनाती है, वो प्रोडक्ट बिक नहीं पाता क्योंकि उस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं थी। सो दीज आर द रीजन ग्रेट डिप्रेशन वाज अ पुट अ वेरी बिग डेंट ऑन क्लासिकल थ्योरी। और यहाँ से फिर हमारे पास निकल कर आते हैं केनीजियन थ्योरी, जो कि कहीं न कहीं आप ये बोल सकते हो कि एक मॉडर्न इकोनॉमिक थ्योरी का फाउंडेशन रखता है। आने वाले हमारे जितने भी लेक्चर्स होंगे, आई थिंक 2 से 3 या 4 लेक्चर केनीजियन थ्योरी को डेडिकेटेड होंगे। दिस लेक्चर एंड्स आवर क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स, और ये ज़रूरी था जानना बिफोर वी स्टार्ट द केनीजियन थ्योरी। आई होप आपको ये मैक्रोइकोनॉमिक्स की क्लासिकल थ्योरी की सीरीज़ पसंद आई होगी। इफ यू अगेन लाइक माय कंटेंट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and please stay connected with us for more videos. Thank you so much for watching.